नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सम्राट आईएएस सम्राट एजुकेशन वर्ल्ड पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 जून के करंट अफेयर्स के बारे में। तो जैसा कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इस समय यूरोप की यात्रा पर हैं, जहां पर उन्होंने फ्रांस में, देन स्लोवाकिया, उसके बाद G7 की मीटिंग को अटेंड करा। तो वहीं यहाँ पर न्यूज़ है, तो आइए इन न्यूज़ को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूज़ G7 के बारे में ही है, जो कि 15 से 17 जून के बीच में यहाँ पर फ्रांस के एवियन शहर में आयोजित की गई। तो वर्तमान में 15 और जो ये बताया हुआ है इसमें, एक मिनट, तो ये 52वां शिखर सम्मेलन है G7 का। अब G7 में जो विकसित देश हैं आपके अमेरिका, फ्रांस, यूके, कनाडा, ठीक, जापान, देन इटली, जर्मनी, ये कंट्रीज मिलके G7 कंट्रीज कहलाती हैं। ये 7 कंट्रीज हैं। तो इसकी जो अभी मीटिंग हुई है वो फ्रांस में हुई है। ठीक है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। ये मीटिंग हुई है, यहाँ पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को और कई सारे देश के कंट्रीज के लीडर्स को बुलाया एज अ गेस्ट। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन एज अ गेस्ट वो हर साल, लगभग 8 साल ऐसे हो गए कि G7 में भारत को बुलाया जा रहा। ठीक है, तो इसके कोर सदस्य की बात करोगे तो यहाँ पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा और यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ को एज सच परमानेंट मेंबर नहीं मानते वो लोग, बस उनकी मीटिंग अटेंड करता। ठीक है, इसकी गणना नहीं होती। गणना केवल 7 सदस्यों की होती है, जिसको G7 कहते हैं, दैट्स इट, ग्रुप ऑफ 7। जो गेस्ट कंट्रीज हैं, तो गेस्ट कंट्रीज में आपके ये सब यहाँ पे दिए हुए हैं कि इंडिया, ब्राज़ील, दक्षिण कोरिया, राइट, केनिया, यूक्रेन, यूएई, कतर, मिस्र, पहली बार सीरिया को भी बुलाया गया। तो वही यहाँ पर किन किन मुद्दों पर बात होनी, ऑब्वियस बात है, यहाँ पर यूएस ईरान की जो पीस डील हुई जस्ट कुछ ही दिन पहले, है ना, जो संडे के दिन, तो उसी उसी दिन आपका उसी के बारे में, अमेरिका ईरान की पीस डील के बारे में यहाँ पर ऑब्वियस बात है बात होगी। ठीक है, वेस्ट एशिया जो मिडिल ईस्ट का क्राइसिस है उसके बारे में बात होगी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने के ऊपर G7 के नेताओं ने चर्चा करी। ठीक है, तो इन सब जो ईरान इजराइल का वॉर है उसके ऊपर भी यहाँ पर डिटेल में बात हुई। ठीक है, उस पर डिस्कशन हुआ। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है रूस यूक्रेन वॉर के बारे में, जो कि रूस यूक्रेन वॉर काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा। तो यहाँ पर जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की साहब, तो वो भी इस मीटिंग में आए। तो उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, डोनाल्ड ट्रंप से भी बात करी। तो उन्होंने वही आपकी फंडिंग होती है, आर्मी फंडिंग या जो इक्विपमेंट देना, कि आप ढंग से बॉल लड़ पाएँ, तो उसके लिए यहाँ पे उनको आश्वासन दिया कि जेलेंस्की जी, हम आपको फंडिंग करेंगे इस बारे में। ठीक है, ठीक है। उसके बाद शांति समझौते की यहाँ पर दाव डाला कि अगर शांति समझौता हो जाए रूस के साथ तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो वही यहाँ पर रूस यूक्रेन जो कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई। ठीक, देन उसके बाद ग्लोबल डेप्थ एंड इकोनॉमिक इम्बैलेंस। ये क्या है कि वो, जैसे कि बताया कि अमेरिका, यूरोप, इनकी जो सबकी जो इकोनॉमी है वो अभी स्लो डाउन में चल रही है ना। और यहाँ पे जो चाइना है वो जो अलग अलग जो गरीब कंट्री है, वे डेवलपिंग कंट्री है, उनको लोन देता जा रहा। तो वो डेट ट्रैप में फंसाता जा रहा। चाइना जो है डेट ट्रैप में फंसाता जा रहा। तो उसी को लेके यहाँ रणनीति की बात करी गई कि फ्रांस ने इस बात पर जोर दिया कि चीन बहुत अधिक उत्पादन करता है, अमेरिका बहुत अधिक खपत करता, यूरोप कम निवेश कर रहा है इस समय। तो दुनिया के जितने भी गरीब देश हैं उन पे कर्ज का जाल बढ़ता जा रहा और चाइना इसका लाभ उठा रहा। तो वो यहाँ पर इसी एजेंडा पे भी बात हुई यहाँ पर कि किस तरीके से जो ग्लोबल डेट है उसको कम किया जाए, उसको, उसके जो मुद्दे हैं उनको सुलझाया जाए। ठीक है, देन उसके बाद क्रिटिकल मिनरल पे स्पेसिफिक रूप से बात हुई यहाँ पर। अब क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो किसी भी देश की इकोनॉमी का बेस होते हैं। मतलब किसी भी देश को ग्रोथ कराने के लिए, किसी भी कंट्री को ग्रोथ करनी है, तो उनको कुछ मिनरल्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी। जैसे इंडिया का जो माइनिंग मिनिस्ट्री है उसने 30 लिस्ट दी, 30 मिनरल्स की लिस्ट दी। ठीक है, जिसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, रेयर अर्थ मेटल्स भी हैं, सेमीकंडक्टर जैसे चीज़ें चीज़ें भी हैं, राइट, जैसे सिलिकॉन हो गया, वगैरह वगैरह। तो वो उन्हीं 30 जो मिनरल्स हैं उनकी लिस्ट को हम क्रिटिकल मिनरल के नाम देते हैं कि ये जो 30 मिनरल्स हैं इनकी सख्त ज़रूरत है देश की इकोनॉमी के लिए, देश के बूस्ट करने के लिए, देश की ग्रोथ करने के लिए, जो काम में आएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल में, बैटरीज में, और जो भी यहाँ पर टेक्नोलॉजीज बन रही हैं आधुनिक युग में, मॉडर्न टाइम में, जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं और फ्यूचर की जो भी टेक्नोलॉजी होंगी वो सब किस पे बेस्ड होंगी, क्रिटिकल मिनरल पे, जिसके अंदर रेयर अर्थ मेटल्स भी आते हैं, चाहे एरोस्पेस हो, ठीक है, चाहे डिफेंस का सेक्टर हो। तो उन सब में क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत होती है, चाहे मशीनरी हो बड़ी बड़ी। तो इसमें क्या है, रेयर अर्थ मैटर के क्षेत्र में चीन क्या है, चीन की मोनोपोली है उसमें। तो चीन जब चाहे अगर उस चीन को मान लो भविष्य में कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, किसी भी देश से खतरा होता, कोई प्रॉब्लम होती, तो चीन इस चीज़ पे रोक लगा देगा, है ना, सप्लाई चेन रुक जाएगी।
तो उसी को लेके यहाँ पर क्या जो अमेरिका ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा जिसका नाम है MSP, ठीक है। तो ये वही सप्लाई चेन के बारे में यहाँ पर बात करी गई, किस तरीके से हम जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उसको सप्लाई चेन वर्ल्ड में बनी रहे, तो उसके लिए ग्रुप बनाया अमेरिका ने, भारत भी इसका सदस्य है, ठीक है। फिर उसके बाद एबोला, जैसे कि जो कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC, और युगांडा जो अफ्रीका का क्षेत्र है, जो अफ्रीका की कंट्रीज हैं जैसे कॉन्गो, युगांडा, वहाँ पर एबोला फैला। जैसे हमने हमने भी कुछ दिन पहले एबोला वायरस के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन किया था, क्योंकि केरला की न्यूज़ थी एबोला के बारे में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कॉन्गो और युगांडा में जिस तरीके से फैल रहा, तो G7 के देशों ने यहाँ पर रिस्पॉन्ड करा, ठीक है। अपनी स्वास्थ्य प्रक्रिया दी, किस तरीके से हम इस पे काम कर सकते, राइट, किस तरीके से मदद पहुंचा सकते, वगैरह वगैरह, गॉट इट। अब भारत भी यहाँ पर एज अ गेस्ट गया G7 में, तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर गए, तो भारत को 8वीं बार G7 में एज अ गेस्ट आमंत्रित किया गया, ठीक है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत सी बातें बोली उस मीटिंग में। उन्होंने ये कहा कि जो ग्लोबल शॉर्टेज हो रही, किसकी, ट्रस्ट की, मतलब लोगों में, मतलब जो लीडर्स हैं, जो कंट्रीज हैं, उनमें आपसी विश्वास कम हो रहा है ना। जिस तरीके से यहाँ पे जो गठजोड़ बन रहे, गुट बन रहे, उस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे जो कंट्रीज हैं उनका आपसी संबंध, जो आपसी ट्रस्ट है, आपसी विश्वास है, वो खत्म हो रहा, ठीक है। फिर उसके बाद इस बार ग्लोबल साउथ की आवाज आवाज भी बनी है ना। मतलब ये बताया कि भरोसे की कमी है और ग्लोबल साउथ की जो समस्याओं को सुलझाने के लिए समान भागीदारी की आवश्यकता है। और इस बात है, जो भारत है वो ग्लोबल साउथ की आवाज़ है। ग्लोबल साउथ मतलब ये होता कि जो भी विकासशील और गरीब देश हैं, जैसे अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, देन साउथ एशिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ठीक है। और जो आइलैंड्स कंट्रीज हैं, जो गरीब देश हैं, विकासशील देश हैं, तो उनको मिला के, सबको मिला के ग्लोबल साउथ का नाम देते हैं। और उन ग्लोबल साउथ में भारत उसकी आवाज़ बना हुआ है ना। ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन के उभरता भारत। जैसे G20 की जो मीटिंग हुई थी भारत के अंदर, उसमें हमने अफ्रीकन यूनियन को शामिल करा था, जो ग्लोबल साउथ की आवाज़ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना। तो वो यहाँ पे बताया हुआ किस तरीके से जो वर्ल्ड है उसके जो कंट्रीज हैं उसमें आपसी विश्वास खो रहे हैं, ठीक है। फिर मोदी और ट्रम्प की भी मुलाकात हुई। जो ट्रम्प के जब मीटिंग आप देखोगे, मीटिंग की फोटेज या वीडियो देखोगे, तो ट्रम्प के जस्ट बगल में मोदी जी बैठे हुए हैं, है ना, राइट हैंड पे। तो वही यहाँ पे ये बताया हुआ है किस तरीके से 16 महीने के जो काल रहा इंडिया और अमेरिका के रिलेशन का, किस तरीके से टैरिफ्स लगाए उन्होंने, है ना। और अभी रिसेंटली जो 10 जून 11 जून को उन्होंने अटैक करा ओमान के तट पे, जो हमारे व्यापारिक नागरिक थे, है ना, जहाज जहाज चला रहे थे उस समय, तो उनकी नेवी ने, उनकी आर्मी ने किस तरीके से अटैक करा। तो उस तरीके से रिलेशन में एक तरीके से खटास तो है, तनाव की स्थिति तो बनी हुई है इंडिया अमेरिका के रिलेशन में। तो वो यहाँ पे बताया हुआ किस तरीके से यहाँ पे उनके बीच में बातचीत हुई, ठीक है। इन 16 महीनों के बीच में जो जो घटनाएं हुई उसके बाद की ये पहली बातचीत है, राइट। देन उसके बाद हम बात करेंगे इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा इसी साल के अंतर्गत, किसे, जो कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, उनसे ये कहा कि भाई व्यापार, इनोवेशन और ऊर्जा के लिए हम क्या करेंगे, कनाडा की यात्रा करेंगे इसी साल के एंड में। तो वही यहाँ पे बात संबंध बढ़ाने की बात करी। जैसे कि इससे पहले, मतलब जो कनाडा के अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे पहले जो थे प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, तो उनके टाइम में रिलेशन काफ़ी ख़राब हो गए थे, ठीक है। तो उन रिलेशन को सुधारने के लिए और भी चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ आ सकते हैं, चाहे वो व्यापार हो, व्यापार को बढ़ा सकते हैं, ऊर्जा, इनोवेशन, पीपल टू पीपल कनेक्शन, और भी कई सारे क्षेत्र हैं। तो आपसी संबंध को बेहतर करने पर चर्चा हुई, और यहाँ पर विजिट की भी बात हुई कि इस साल के एंड में विजिट होगी, ठीक है। तो वो यहाँ पर बात हुई। देन उसके बाद इसके निष्कर्ष क्या निकले, निष्कर्ष ये निकला कि ग्लोबल साउथ का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। अब चाहे भारत हो, चाहे ब्राज़ील हो, है ना, चाइना भी ग्लोबल साउथ में ही आता। तो वही बताया यहाँ पे किस तरीके से ग्लोबल साउथ की अहमियत बढ़ती जा रही है यहाँ पर, कि अब क्या है कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ को दबा के आप आगे नहीं बढ़ सकते, ग्लोबल साउथ की आवाज़ को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत यहाँ पर उसके लिए हमेशा खड़ा है, ठीक है। तो फ्रांस द्वारा भारत, ब्राज़ील, कीनिया को बुलाया गया, जो इस बात का सबूत देता कि अब ग्लोबल साउथ एक क्या, ग्लोबल साउथ जो है वो एक आवाज़ नहीं, मतलब उसको पीछे छोड़ के आप विकास नहीं कर सकते। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है कि भारत जो है सफलतापूर्वक ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर उभरा है, ठीक है। हमने हर मुद्दे पर ग्लोबल साउथ के बारे में कहा, है ना।
विकासशील देशों के बारे में कहा, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो किसी तरीके से कोई भी हंगर प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, हम सबसे पहले सामने आए। ठीक है। देन उसके बाद जियो पॉलिटिकल शिफ्ट, किस तरीके से अमेरिका ईरान के जो शांति समझौता हुआ वो एक गेम चेंजर साबित हुआ। ठीक है। फिर वैश्विक जो तेल की बाजार है वो स्थिर किस तरीके से करना। ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे बातचीत हुई, राइट। ठीक है। फिर उसके बाद चीन चीन पर फोकस किया गया, क्योंकि G7 का जो सदस्य है वो चीन तो है नहीं। अब जब चीन वहां पर सदस्य नहीं है, फिर भी चीन के ऊपर बात होना, उसका रीजन है यहाँ पर कि अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की चाइना विजिट हुई, तो वहां पर किस तरीके से वहां पर मीटिंग हुई, चाइना ने किस तरीके से उनकी बेइज्जती करी, राइट। और जो रेयर अर्थ मेटल्स होती है उस पे एकमात्र कंट्री बन के मोनोपोली बनाए बैठा हुआ है चाइना। ठीक है। तो उस मोनोपोली को तोड़ने के लिए, यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए, कि बहुत सारी ऐसी चीज प्रोडक्ट हैं कि जिसको हम डाइवर्स कर सकते हैं। जैसे अभी यूरोपियन कंट्री, जो अमेरिकन कंट्री, अमेरिका है और कई यूरोपियन कंट्रीज हैं, वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, वो चाइना+1 की पॉलिसी अपना रहे हैं, क्योंकि अधिकतर मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होती, चाइना के अंदर होती। अब China+1 का मतलब है कोई कोई एक और ऐसी कंट्री चाहिए जहां पर हम ये चीज़ सेटअप कर सकें कि मान लो कभी चाइना से कोई प्रॉब्लम होती है, चाइना में कोई प्रॉब्लम आती, तो हम उसको +1 में शिफ्ट कर सकें। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल इस समय कौन दिखाई दे रहा, इस समय इंडिया दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे चाइना के ऊपर भी बातचीत हुई कि भले ही चाइना G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन सप्लाई चेन में विविधीकरण यानी कि डाइवर्सिफिकेशन लाना जरूरी है ना, क्योंकि वैश्विक व्यापार जो है असंतुलित होता जा रहा। ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है पूरे डिस्कशन में। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप भी सोच सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कॉमन चीज़ें बन रही हैं अब, कि किस तरीके से चाइना को काउंटर करना चाह रही वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है। और रशिया पर सैंक्शंस लगाना यूक्रेन वॉर के कारण। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। गॉट इट। फिर उसके बाद यहाँ पर वही बताया हुआ कि कुल मिलाकर बातचीत ये हुई कि जो भी ईरान का वॉर है, यूक्रेन का वॉर है, जो डेट है उसके बारे में, सप्लाई चेन के बारे में, एंड ऑयल के बारे में, किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला गया और सप्लाई चेन वापस पुनर्बहाल हो, है ना। तो उसी के बारे में यहाँ पर बातचीत हुई, और ऑब्वियस बात है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में बातचीत होगी जब इतने सारे बड़े नेता बैठते हैं और G7 की इतनी बड़ी मीटिंग होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात ऑब्वियस बातें होगी। ठीक है। इस समय एक चीज देखी गई है कि यहाँ पर क्लाइमेट के ऊपर बातचीत नहीं हुई इतनी। ठीक है। इस समय क्लाइमेट के जो मुद्दा है उनको साइडलाइन किया गया थोड़ा सा, है ना। जो AI है, टेक्नोलॉजी है, इसको साइडलाइन किया गया, क्योंकि अभी जो गर्म मुद्दे हैं जैसे ईरान यूक्रेन हो गया, ईरान का वॉर हो गया, यूक्रेन का वॉर हो गया, है ना, और सप्लाई चेन हो गई जो अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाला कॉन्सेप्ट है, तो उस पर ज़्यादा बातचीत हुई। ठीक है। गॉट इट। तो ये पूरा ताना बाना था न्यूज़ का, उसको हमने मेंस के परस्पेक्टिव से समझा, मेंस के लिए समझा, है ना। फिर उसके बाद अब थोड़ा प्रीलिम्स के लिए भी देख लेते हैं। तो G7 कंट्रीज हैं, उसकी स्टार्टिंग हुई थी 1975 में, तब ये G6 था, लेकिन जस्ट अगले ही साल कनाडा इसमें कनेक्ट हो गया, तो वो G7 बन गया। तो उसकी कंट्रीज कैसे रख सकते कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा। तो यहाँ पे GF जूस। ठीक है। तो जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली और कनाडा, और एक और कंट्री ई से आएगी, फ्रांस, इटली, जर्मनी, 1 2 3 4 5 6, और ई से आ जाएगा आपका ब्रिटेन ले सकता मैं, इंग्लैंड, इंग्लैंड बहुत बढ़िया। ठीक है। तो GF जूस से हम इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं कि G7 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ठीक है। GF जूस से फिर से ध्यान रखेंगे इसको कि जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA यानी कि अमेरिका, इटली, कनाडा, ई से इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 7 कंट्रीज होती है, और जो यूरोपियन यूनियन है उसको गिना नहीं जाता। ठीक है। वो भी सदस्य है लेकिन उसको गिना नहीं जाता। ठीक है। और बाकी गेस्ट कंट्रीज थी तो उतना नहीं पूछा जाता, बस इतना समझो कि भारत भी 8 साल से लगातार गेस्ट कंट्रीज बनता हुआ आ रहा। गॉट इट। तो और भी बात है यहाँ पर कि ये बताया हो कि यूरोपियन यूनियन कि इसको गिनते नहीं है उसमें, लेकिन हाँ उसमें भाग तो लेता है। ठीक है। लेकिन G7 की अध्यक्षता नहीं कर सकता, क्योंकि G7 के जो मेंबर हैं वही अध्यक्षता कर पाएंगे, जो 7 कंट्रीज हैं। तो उन्हीं में रोटेट होती रहती कि आज फ्रांस के पास है, पहले इटली के पास थी, उससे पहले किसी और के पास थी। तो इस तरीके से ये उन्हीं 7 लोगों में, 7 कंट्रीज के बीच में रोटेट होती रहती है चीज़। फिर रूस भी एक टाइम पे इसका मेंबर था, तो उसे G8 कहते थे। क्या कहते थे उसको? G8। तो 1998 में रूस भी शामिल हो गया था इसमें, इसके अंदर। ठीक है। लेकिन 2014 में जब उसने क्रीमिया का अटैक करा,
क्रीमिया को कब्जा लिया, तब वहाँ पे रूस की जो सदस्यता है उसको निलंबित कर दिया, तो वापस ये G7 बन गया। और मेन बात ये कि G7 का अभी तक कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, कोई भी मुख्यालय नहीं है, कोई भी सचिवालय नहीं है। तो इसके जो कामकाज है वो कौन देखता? कामकाज देखने का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जिसके हाथ में प्रेसिडेंसी आएगी, जैसे इस साल की प्रेसिडेंसी फ्रांस के हाथ में थी, तो उसके जो भी किन किन मुद्दों पे बात होगी, इसके पूरा ताना बाना जो भी मतलब बात होगी, डॉक्यूमेंट वगैरह, वो सब बनाने का काम किसका होगा? फ्रांस का होगा। ठीक है, अब जिसके हाथ में आगे आएगी नेक्स्ट टाइम, तो अब से उसका टाइम बन जाएगा। ठीक है, अब उसकी जिम्मेदारी होगी कि अब वो जितना भी डॉक्यूमेंट है, देन जो भी मीटिंग्स होनी है उसकी पूरी की प्रक्रिया बनाए वो। ठीक है, गॉट इट। देन उसके बाद आर्थिक विकलन के बारे में बात करें कि G7 जो कंट्री है वो आबादी का केवल 10% है, लेकिन ग्लोबल जो जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी, उसका 45%, लगभग लगभग आधा आधा चीज, मतलब वर्ल्ड की आधी जीडीपी केवल G7 इंसान 7 कंट्री से आती। तो यहाँ पे जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है इनका। आबादी में वो बात अलग है कि कम है, क्योंकि आबादी चाइना और इंडिया की तरफ शिफ्ट है। ठीक है, फिर 52वीं मीटिंग थी, वही करंट अफेयर्स की न्यूज़ थी, कहाँ पे हुई? एवियन में, फ्रांस के शहर एवियन है वहाँ पर। अतिथि देश कौन से थे? तो यहाँ पे ग्लोबल साउथ के अधिकतर देश दिखाई दे रहे हैं मेरे को, जैसे कि भारत, ब्राज़ील, दक्षिण कोरिया, कीनिया, यूक्रेन, यूएई, कतर, मिस्र, देन सीरिया, ये सब कंट्रीज। मैपिंग के बारे में बात करेंगे तो एवियन जो शहर है, ठीक है, पूर्वी फ्रांस में, जिनेवा झील के पास। अब जिनेवा शहर नहीं, जिनेवा झील के पास है। ठीक है, यहाँ पे जो माउंटेन है, पर्वत श्रृंखला के बारे में बताया यहाँ पे कि स्विस आल्प की यहाँ पे उपस्थिति है इस शहर में। ठीक है, देन स्टेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में यहाँ पे बातचीत हुई। तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज क्या है? जो पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी को जोड़ता। ठीक है, पर्शियन गल्फ के आसपास कौन सी कंट्री, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, ओमान हो गया। ठीक है, देन यूएई, कतर, कुवैत, इराक, ईरान। तो ये कंट्री गल्फ कंट्रीज कहलाती। इस गल्फ कंट्रीज, गल्फ जो पर्शियन गल्फ है उसके आसपास होती। ठीक है, गॉट इट। तो इस तरीके से यहाँ पे बात हुई। फिर उसके बाद अरब सागर को भी जोड़ देता है यहाँ पर, क्योंकि गल्फ ऑफ ओमान के बाद अरब सागर है, मतलब अरब सागर का ही पार्ट है गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, तो वो यहाँ पे बताया हुआ है। और ये जो रूट है वो किस तरीके से 20 से 30% के जो तेल का व्यापार है उस वो यहीं से गुजरता। गॉट इट। ठीक है, देन उसके बाद कॉन्गो के बारे में बात हुई, जैसे एबोला वहाँ पर फैलना शुरू हुआ है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात हुई। ठीक है, जो कॉन्गो डीआरसी युगांडा वाला रीजन है, ठीक है, क्योंकि वो इक्वेटर वाला रीजन है। ठीक, गॉट इट। तो इसके बारे में यहाँ पे बातचीत हुई। और लेक विक्टोरिया के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, कौन कौन सी कंट्रीज को टच करती है। तो वो यहाँ पे बताया कि युगांडा जो है वो सीमा बनाता। ठीक है, जो लेक विक्टोरिया उससे। फिर उसके बाद क्रिटिकल मिनरल के बारे में कुछ शब्दावलियाँ हैं यहाँ पर, तो जो मैंने बताई दी आपको। क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो किसी भी इकोनॉमी का देश वो बेस बनते हैं, जिससे क्या होती है? एक बूस्ट मिलता है, इकोनॉमी को ग्रोथ होती। तो हर कंट्री अपने यहाँ के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट देती है। जैसे इंडिया ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट दी, जिसमें लिथियम, कोबाल्ट, 17 प्रकार के रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी हैं उसमें, है ना, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ग्रीन एनर्जी, सोलर पैनल्स और जो भी फ्यूचर की जितनी भी टेक्नोलॉजीज होंगी उसमें काम में आएंगे। ठीक है, और इसमें मोनोपोली किसकी अधिकतर? इसमें चीन की मोनोपोली है। तो उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनाई अमेरिका ने, एमएसपी, जिसके बारे में बताया मैंने आपको। तो भारत भी इसका सदस्य है। भारत खुद का चाहता है कि हम चीन पे डिपेंडेंट ना रहें, उसकी मोनोपोली ना रहे। ठीक है, तो वो यहाँ पर ग्रुप बनाया है अमेरिका के द्वारा। देन ग्लोबल डेट के बारे में बात हुई यहाँ पर। ठीक है, किस तरीके से गरीब देशों की हम मदद कर सकते हैं उसके बारे में। गॉट इट। ग्लोबल साउथ की आवाज़, ऑब्वियस बात है, इंडिया है ना, इंडिया को बुलाया गया, इसलिए बुलाया जाता कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ बने। और जो डेवलप कंट्रीज हैं उनको भी मालूम कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ दबा के हम अब आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, ग्लोबल साउथ को आगे लेके चलना पड़ेगा, साथ में लेके चलना पड़ेगा। वो यहाँ पे बताया कि ग्लोबल साउथ में अमेरिका, अफ्रीका और साउथ एशियन कंट्रीज आती। ठीक है, और आइलैंड कंट्रीज भी। तो G7 भारत का सदस्य है नहीं, गेस्ट कंट्री था, आमंत्रित 8वीं बार करा गया भाई। ठीक है, भारत को आमंत्रित, तो भारत के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। ठीक है, इस तरीके से हम सदस्य नहीं है, फिर भी हम लगातार उसमें अपना दबदबा बनाते जा रहे हैं। ठीक है, गॉट इट। तो किस तरीके से हम आर्थिक ताकत के रूप में उभरे हैं, ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में उभरे हैं। भारत का रुख कैसा है? वो एक क्लाइमेट फाइनेंसिंग, इसी के बारे में बात करता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी सबसे बुरी मार इस समय ग्लोबल साउथ की कंट्री जो विकासशील देश हैं वही झेल रहे हैं। चाहे वो कर्ज का संकट हो, क्लाइमेट चेंज हो, सप्लाई चेन हो, उन सब में क्या जो मार झेली जा रही है। विश्व में कोई भी प्रॉब्लम आती है उसकी जो सबसे पहली प्रॉब्लम मार गलती वो विकासशील देश यानी कि ग्लोबल साउथ पे गलती।
तो उसे वहीं पर भारत का रुख है कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग करी जाए, विकासशील देशों के लिए कर्ज का संकट के बारे में बातचीत करी, आपूर्ति श्रृंखला को लचीला किया जाए, तो उन सब के मुद्दे उठाए भारत ने, ठीक है। देन यहाँ पे कोई कुछ कुछ फैक्ट हैं, जैसे G7 का जो मुख्यालय जिनेवा में है, नहीं, इसका कोई मुख्यालय है ही नहीं है। भारत सदस्य है, नहीं, भारत कोई संस्थापक सदस्य, इवन सदस्य भी नहीं है, हम केवल गेस्ट के तौर पे जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। G7 दुनिया की आधी आबादी को कवर करता नहीं, 10% आबादी को, हाँ, लेकिन कहे कि आधी जीडीपी को, लगभग लगभग आधी जीडीपी को कवर करता, तो हाँ, ये तो है 45% जीडीपी को कवर करता वो, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। देन उसके बाद चीन G7 के सदस्य है, नहीं, चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन G7 का सदस्य नहीं है, क्योंकि G7 जो है उसका जो मूल मुद्दा है वो लोकतांत्रिक, और चीन क्या है, डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। चीन में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, एक ही पार्टी, वन पार्टी सिस्टम चलता है वहाँ पर, तो डेमोक्रेसी का नामो निशान नहीं है वहाँ पर, इसलिए G7 में चीन शामिल नहीं है, इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बाद भी, ठीक है। ये पूरा का पूरा डिटेल डिस्कशन करा हमने G7 के ऊपर, इसमें एक एक चीज पे जो भी करंट के मुद्दे थे, स्टैटिक के मुद्दे, सब कुछ कर लिया हमने, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल हो, डेट के बारे में हो, रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में हो, ठीक है, और ज्योग्राफी के बारे में हो, कहाँ पे हो रही मीटिंग उसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन कर लिया हमने, एक एक धागा खोल दिया इसका, गॉट इट, ठीक है। देन अब हम दूसरी न्यूज़ पे चलते, ये भी जो इंटरनेशनल रिलेशन जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है, ठीक है, ऊपर वाली भी जीएस पेपर 2 से रिलेटेड थी, क्योंकि वर्ल्ड के कंटेक्स्ट की न्यूज़ थी, इंटरनेशनल रिलेशन की, गॉट इट। तो वो यहाँ पे बताया कि यहाँ पे द हिंदू की ही न्यूज़ है ये, कि इंडियाज यूएस डायलेमा एज अ टाइट टर्न टैक्सिंग बेनिफिट सिंकिंग, मतलब यूएस के साथ जो रिलेशन बना रहे हैं ना, उसमें फ़ायदा तो कम हो रहा, बस हमें प्रॉब्लम बढ़ती जा रही। तो वही यहाँ पे राइटर ने बताया, तो इसी को मैंने हिंदी में बता दिया कि जो रिश्ते बने हैं वो तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, है ना, फ़ायदे कम हो रहे हैं उससे, ठीक है। तो वो यहाँ पे बताया हुआ है, इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं कि यूएस से रिलेशन तो बना रहे हैं, लेकिन फ़ायदा उस तरीके का नहीं हो रहा, जैसे कि जो भी यूएस से रिलेशन बनाता, तो यूएस ये चाहता है उसको एक सबऑर्डिनेट ऑर्डिनेट की तरह रखें, तो जो भी रिलेशन बनाता कि यूएस से, तो यूएस ये चाहता कि वो अपनी सोवरेनिटी मुझे दे दे, जो भी अपनी पॉलिसीज हैं, चाहे फॉरेन पॉलिसी या एक्सेट्रा जो भी हो, वो हमारे यूएसए के हिसाब से चलाए, और भारत ऐसा करता नहीं है। तो वही यहाँ पर मुद्दा आ गया यहाँ पर कि उनसे फ़ायदा तो हो नहीं रहा, बस टैरिफ ही टैरिफ लगे जा रहे हैं, है ना। ओमान के तट पे देखा हमने 3 दिन पहले, 6 दिन पहले क्या हुआ, तो वही यहाँ पे बताया हुआ न्यूज़ में, तो इसका डिटेल डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है कि अमेरिका के साथ जो सहयोगी देश है उनको कीमत चुकानी पड़ती, कीमत कैसी, वर्ल्ड वॉर 3 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो अमेरिका के साथ जो भी देश थे, ठीक है, यूएसएन कंट्रीज थी अधिकतर, यूके, फ्रांस, तो उनको नुकसान चुकाना पड़ा। आज उनके साथ गठबंधन है, लेकिन पूरी की पूरी जो भी ऑटोनॉमी है, जो भी उनकी पॉलिसीज़ हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की, वो अमेरिका वो करता है कंट्रोल, मतलब पूरा कंट्रोल नहीं, लेकिन ऑब्वियस बात है अमेरिका अफेक्ट तो करता है उनकी फॉरेन पॉलिसी को। जैसे रशिया के केस में देखा हमने कि अमेरिका ने रशिया से दोस्ती नहीं करी, तो यहाँ पे पूरी वेस्टर्न कंट्रीज ने दोस्ती नहीं करी, गॉट इट। लेकिन अब ये चीज़ क्या हो रही, चेंज होती जा रही, अमेरिका का जो दादागिरी है वो कम होती जा रही, जैसा कि हमने मीटिंग में भी देखा, है ना, किस तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो साइड में खड़े हुए थे, है ना, और उनके ना रेड कारपेट बिछी हुई थी जब वो फ्रांस के अंदर आए, तो उसका जो वीडियो फुटेज देखोगे ना आप, तो उससे अंदाज़ा लगेगा, और डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे से और हाव भाव से भी हमें ये चीज़ें पता चलेंगी जब आप G7 की मीटिंग देखोगे, ठीक है। तो मेरी उस पर पूरी नज़र थी, मैंने देखा, उसको एनालिसिस करा, देन आपके सामने ये नोट्स दिए, गॉट इट। तो यूपीएससी के लिए किस तरीके काम में आएंगे हमें, तो उसके उस पर बात करना, गॉट इट। तो वही हमें बताया कि लेखक समझाते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, उसके बाद अमेरिका जिन भी देश हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, यूरोपियन कंट्रीज़ हो, मजबूत गठबंधन बनाए, है ना, उनको सुरक्षा मिली, चाहे नेटो कंट्रीज़ की हम बात करते हैं यहाँ पर, है ना, इकोनॉमिक सुरक्षा मिली, इकोनॉमिकली बूस्ट हुए, लेकिन उनको एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, जैसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट, कि अमेरिका का दुश्मन पूरे जो उसके सहयोगी देश हैं उनका दुश्मन, रशिया का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ना। तो लेखक यहाँ पे वही तर्क देते कि अमेरिका हमेशा मालिक सेवक वाली कंडीशन रखना चाहता, कि अमेरिका मालिक बना रहे और उसके जो भी सहयोगी देश हैं वो क्लाइंट के रूप में रहे, ठीक है, मतलब दादागिरी एक तरीके कह सकते हैं।
अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझना चाहता है वो, ठीक है। ऑब्वियस बात है वो बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन अब वो चीज़ क्या हो रही, भ्रम टूटते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से चाइना उठ रहा है ना, जो यूनिपोलर वर्ड था, वो मोनो पोलर वर्ड था, वो अब क्या डाइवर्स होता जा रहा है ना, मल्टीपोलर वर्ल्ड में चेंज होता जा रहा। कई इकोनॉमी उठ रही हैं, जैसे यहाँ से भारत, चाइना, ठीक है, और ब्राज़ील उठ रहा है वहाँ से, देन यूरोपियन कंट्री जो है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बहुत सारी कंट्री हैं जो अब क्या एक ग्लोबल पावर पावर बनती जा रही, ठीक है। उसमें इंडिया सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, जो डेमोक्रेसी के साथ साथ, है ना, एक इकोनॉमिकली बूस्ट किस तरीके से होता जा रहा है उसको हम नज़र कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम देख रहे हैं। तो वो यहाँ पर बताया कि लेखक का तर्क है कि अमेरिका किस तरीके से मालिक और सेवक का रिश्ता रखना चाहता, जहाँ पर अमेरिका अपने सहयोगी देशों को सबॉर्डिनेट की तरह रखना चाहता, अपने से नीचे ही रखना चाहता, अपने से साथ साथ लेना नहीं चाहता, ठीक है। तो फिर उसको मुँह की भी खाने पड़ रही है अब, किस तरीके से चाइना में बेइज्जती हुई। अभी फ्रांस में जब वो लैंड करे तो उसमें ना ही रेड कारपेट, किस तरीके से मीटिंग में उनको साइडलाइन किया गया, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हमें वीडियो फुटेज तो ठीक है, बात की बात है, वो फैसिनेटिंग लगता है अपन को, लेकिन हमें यूपीएससी के लिए पढ़ना है अपन का, ठीक है। तो रिश्ते तनावपूर्ण क्यों हो रहे हैं, है ना, वो यहाँ पे बताया कि आप देखो, रूस ईरान के पर दबाव बनाना, अब भारत उनसे तेल खरीदता, है ना, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं आप, कि भारत तेल ना खरीदे या ना खरीदे, उसका दबाव बना रहे। तो यार हमारी फॉरेन पॉलिसी, यार हमें अपना एनर्जी सिक्योरिटी देखना है, आप होते कौन हो, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हम एक सोवन कंट्री हैं, हम अपना देखेंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पर बताया हुआ है। देन लेन देन की नीति, अमेरिका अब रणनीतिक साझेदारी की जगह व्यापारिक नीति पर आ गया, जैसे कि जिस तरीके से वो टैरिफ लगाता, तो अभी भी वो कह रहा है कि हम 12.5% के आसपास फिर से टैरिफ लगाएंगे इंडिया पे, तो वो रवैया चेंज ही नहीं हो रहा उसका, जबकि उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है चाइना को काउंटर करने के लिए, इंडिया की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अमेरिका को, क्योंकि इन फ्यूचर केवल और केवल इंडिया ही चाइना को टक्कर दे सकता, जब हम 2047-2050 के आसपास देखेंगे, है ना। तो इस बारे में अमेरिका को भी सोचना चाहिए, गॉट इट। तो लेन देन की नीति अपनाना, देन अंदरूनी अंदरूनी मामले पर दखल करना, गॉट इट। जैसे वो जो खालिस्तान का मुद्दा उठाता, तो उस पर भारत पर दबाव बनाना चाह रहा था, है ना, और भी कई सारे मुद्दों पर वो दबाव बनाता। तो इस तरीके की चीज़ें होती रहती, तो वो हमें अफेक्ट करना चाहता, वो हमारी सोवरेनिटी को भंग करना चाहता, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देते, है ना, क्योंकि हम क्या हैं, चाणक्य के देश हैं, हम जानते हैं बेटा डिप्लोमेसी होती क्या है, ठीक है। तो हमें नहीं सिखाओगे, हम तुम्हें सिखाएंगे, ठीक है। इस समय जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनका जो ऑरा है इस समय, किस तरीके से वो जो अपने स्टेटमेंट मारते हैं, तीर की तरह लगते हुए यूरोपियन कंट्री से, जो वेस्टर्न अमेरिका लोगों को, हैं, समझ पाए बात को। तो वो यहाँ पे बताया हुआ है कि हम किस तरीके से जो टाई हुए हैं, जो उसके साथ रिलेशन बनाए, वो हमें एक तरीके टैरिफ के रूप में मिल रहे हैं, ठीक है, कि केवल और केवल दबाव बनाए पड़ा वो, गॉट इट। और लाभ कम हुआ जा रहा, तो लाभ कम क्यों हो रहा, वो भी देखो। जैसे अमेरिका ने क्या, जैसे हम इंडिया फर्स्ट की नीति अपनाते क्योंकि हम विकासशील देश हैं, तो हमें अपना संरक्षण बात तो अपनाना ही पड़ेगा। अमेरिका भी यहाँ पर अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाने लगा, ठीक है, कि जो मतलब जो टेक्निक होती, जो मार्केट होता है, वो दूसरों के लिए न खोलना। तो ये अमेरिका फर्स्ट की नीति कि अमेरिका में बनाएंगे, यूज़ करेंगे, हम बाहर से चीज़ों को इम्पोर्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो वही हमें बताया हुआ कि मेड इन अमेरिका वाला कॉन्सेप्ट कुछ कह सकते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखेंगे, बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। देन उसके बाद सुरक्षा की गारंटी, कि दुनिया भर में जो भी रूस और मध्य पूर्व में देखा गया कि अमेरिका का जो सुरक्षा का छाता है वो कमज़ोर कमज़ोर होता जा रहा। पहले ज़रूर कि अमेरिका ने कह दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, है ना? तो एक तरीके से भरोसेमंद था, मतलब सुरक्षा सुरक्षा महसूस होती थी अमेरिका के छाते के अंदर, है ना? अमेरिका की छत्र छाया के अंदर लोगों को, अलग-अलग कंट्रीज़ को। लेकिन अब वो भ्रम टूटते जा रहे हैं, है ना? जिस तरीके से ईरान ने अलग-अलग कंट्रीज़ पे जो अमेरिका के बेस हैं उन पे हमला करा, रशिया ने यूक्रेन पे हमला करा, तो अमेरिका सामने नहीं आया, मतलब साथ देने नहीं आया उस तरीके से। तो वहीं यहाँ पे बात हुई कि सुरक्षा की गारंटी नहीं, जो पहले महसूस होती थी, ठीक है? गॉट इट? इसलिए यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं वो डाइवर्सिफ़िकेशन करती जा रही, है ना? भारत भी इसमें पीछे नहीं रहा, कि यूरोप की जो गिनी-चुनी कंट्रीज़ थी, जैसे यूके, फ्रांस, जर्मनी, इन्हीं से रिलेशन रखते थे। लेकिन अब जो यूरोप की और भी कंट्रीज़ हैं, स्लोवाकिया हो, फ़िनलैंड हो, नॉर्वे हो, ग्रीस हो, तो इन कंट्रीज़ में भी हमारी क्या हो रही, विज़िट हो रही। और जैसा कि हमने देखा कि स्लोवाकिया के अंदर जो विज़िट हुई इंडिया की, उन्होंने किस तरीके से स्वागत करा इंडिया का, है ना? भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी,
जो स्लोवाकिया गए और किस तरीके से उन्होंने सपोर्ट करा हमें, चाहे वो यूएनएससी की परमानेंट सीट के अंदर हो, है ना। तो स्लोवाकिया के केस में तो इस तरीके से हमें अपने आप को भी डाइवर्स करना ज़रूरी है ना, अपनी डिप्लोमेसी को कुछ चुनिंदा देशों पे लगाना ज़रूरी नहीं है ना। ठीक है, तो वो यहाँ पे इंडिया कर रहा है, इंडिया स्विच कर रहा है इस चीज़ों पे। गॉट इट। तो इंडिया की डायलेमा यही है कि यार भारत को भी चीन को काउंटर करने के लिए जो मजबूत अर्थव्यवस्था बनना ज़रूरी है ना। अमेरिका की सख्त ज़रूरत है, और ऑब्वियस बात है कि अमेरिका को भी इन फ्यूचर चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया की सख्त ज़रूरत है। तो इंडिया को और अमेरिका को एक दूसरे की ज़रूरत है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, या इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में। सच पा बात को, क्योंकि दोनों का एम है चाइना को काउंटर करना। दोनों की ज़रूरत क्या है, एक ही है। तो वही यहाँ पे बताया कि लेकिन भारत जो है जैसे जापान है, यूरोप के अदर कंट्री हैं, वो अमेरिका अमेरिका के द्वारा क्या बनाई, जूनियर पार्टनर बना दी गई। तो भारत ऐसा नहीं चाहता। भारत चाहता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कि हम अपने हिसाब से सोच पाएँ। जैसे कि भारत क्वाड में भी बैठता है अमेरिका के साथ। क्वाड में 4 कंट्री हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया। और साथ में ब्रिक्स के अंदर रशिया और चाइना के साथ भी बैठते हैं हम। मिडिल ईस्ट में इज़राइल भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, और ईरान भी है। तो जिस तरीके से हमारी डिप्लोमेसी चल रही है ना इस समय से, वो एक तरीके से प्योर पीक सिनेमा है। पूरी दुनिया के अंदर भारत जैसी डिप्लोमेसी नहीं है। तो वही यहाँ पे बताया कि एक तरफ क्वाड को भी संभाल ले, अमेरिका को भी संभाल ले, एक तरफ रसिया से भी हम ऑयल खरीदे, रशिया भी हमारा पक्का दोस्त बना हुआ बैठा। गॉट इट। ठीक है, तो वही यहाँ पे निष्कर्ष दिया हुआ है कि हम यथार्थवादी ज़्यादा हो गए अब, है ना, आइडियलिस्टिक कम। अब चाणक्य की जो नीति है यथार्थवादी, उस पर कुछ ज़्यादा अपना रहे कि सबसे पहली बात तो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है ना, एनर्जी सिक्योरिटी, उनको ध्यान रखेंगे। राष्ट्र हित सबसे पहले है ना, उसको देखना ज़रूरी है। तो वो यहाँ पर बताया हुआ है, निष्कर्ष हम पढ़ सकते हैं। इतना डिटेल डिस्कशन कर लिया हमने, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे तीसरी न्यूज़ है अपनी, ये है कि इंडिया के अंदर जो मानसून है, क्योंकि मानसून आ चुका, लेकिन वो बताया जा रहा है कि अल नीनो के कारण और भी कई फैक्टर, क्लाइमेट चेंज के कारण 35% कम रहेगा, अपने से 35%। और भारत के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से रहेगा, जैसे सेंट्रल इंडिया के अंदर 63% की कमी देखी गई, है ना। जो पहली पल्स आई, पहली पल्स का मतलब देखेंगे अभी नीचे, है ना। और जो नॉर्थ ईस्ट ने 43% का शॉर्टफॉल देखा, तो मतलब वहाँ पे 43% की कमी हो गई। तो इस तरीके से जो 150 से 200 ज़िले हैं ना, उनमें एक तरीके से पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, उनको मॉनिटर करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसको पूरा डिस्कशन करते हैं इसका। तो वो यहाँ बताया हुआ है कि ओवरऑल 35% की कमी देखी गई इस मानसून में, ठीक है। मध्य भारत में 63% की कमी, और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, हमारा असम, मेघालय वगैरह, तो वहाँ पर 43% की कमी देखी गई। इसका भौगोलिक कारण ये है कि जो पहली पल्स आई, मतलब मानसून क्या होता है, कई टुकड़ों में आता था, कई टुकड़ों में, जैसे कि एक ब्रांच ऐसी आ गई, एक यहाँ पे वे ऑफ बंगाल चली गई, देन यहाँ पे क्या ऐसी, ये जो पहली पल्स आई, अब इस पहली पल्स में जो है उसकी हवाएं मुंबई में ही रुक गई, है ना, उसी के आसपास ठहर गई। तो पहली पल्स ही यहाँ पे कमज़ोर हो गई, उसी के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि यहाँ पे जो मानसून है वो 35% समथिंग कमज़ोर रहेगा, ठीक है। सरकारी कदम, अब यहाँ पे क्या होता है, जब मानसून कमज़ोर रहेगा और इंडिया की जो अधिकतर फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, वो मानसून डिपेंडेंट है, तो सरकार को यहाँ पे अलर्ट जारी करना पड़ा कि जो भी 150 से 200 ज़िले हैं उनको मॉनिटरिंग पे रख दिया, है ना। वहाँ की जो भी क्रॉप वाइज कंटीजेंसी प्लान है उनको बनाया गया, उसके निर्देश दिए गए कि सूखा ना पड़े, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, फसल बेकार ना हो, फसल खराब ना हो, ठीक है। तो ये जीएस पेपर 1 के लिए ज्योग्राफिकल जो मानसून वाला चैप्टर है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। और फिर एग्रीकल्चर जीएस 3 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मेनली ये जीएस पेपर 1 के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे ज्योग्राफी में हम यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। मानसून की पल्स कमज़ोर पड़ना, तो जैसा बताया कि अब ये अल नीनो का साल है, ठीक है। अब अल नीनो के साल में यहाँ पे मानसून की पल्स कमज़ोर होगी, उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। उसका एक रीज़न अल नीनो भी है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज भी है, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे बताया कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून, साउथ वेस्ट मानसून है, ठीक है, एक झटके में पूरे भारत को कवर नहीं करता, वो धीरे धीरे आता, कि 1 से 7 जून के बीच में केरला से टकरा गया, फिर 15 जून तक आपका डेक्कन वाले रीजन में आ गया, ठीक है। देन उसके बाद जो जुलाई है, जुलाई की शुरुआत है, वहाँ पर पूरे भारत में फैल जाता, ठीक है। तो वही हमें बताया कि जब बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब के क्षेत्र कमज़ोर होते हैं,
तो मानसून को आगे धकेलने की ताकत कम हो जाती। तो तभी वहाँ कहाँ रुक गया, वो मुंबई में आके रुक गया। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया हुआ है। देन उसके बाद मध्य भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वही जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, महाराष्ट्र का विदर्भ, मराठवाड़ा क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे बारिश आधारित ही है कृषि, है ना। बारिश होगी तभी अच्छी कृषि होगी। तो सिंचाई, यहाँ पे सिंचाई की सुविधा भी कम है, क्योंकि आपको मालूम है ये डेक्कन प्लेट्यू वाला क्षेत्र बन जाता। ठीक है, तो यहाँ पे 63% की कमी का मतलब सूखे की स्थिति पैदा होना, है ना, भीषण गर्मी पैदा होना, सूखे की स्थिति पैदा होना। देन मानसून ब्रेक। मानसून ब्रेक एक ऐसी कंडीशन होती है, जोग्राफिकल फिनोमेना है, कि मानसून के टाइम पे कुछ टाइम के लिए बारिश रुक जाती, मानसून रुक जाता, बारिश रुक जाती, उसी को हम मानसून ब्रेक कहते हैं। अब ये बहुत टेक्निकल है, इसके बारे में कौन कौन से फैक्टर हैं पीछे, जैसे ITCZ के बारे में सुना होगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, एक ITCZ है। देन जो जेट स्ट्रीम चलती हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से और भी कई सारे फैक्टर हैं, उससे मानसून ब्रेक की कंडीशन होती, जिससे कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए बारिश रुक जाती। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता। देन उसके बाद GS पेपर 3 में वजह से बताया कि जो कृषि वाला क्षेत्र है उसके लिए किस तरीके से प्रभाव करेगा, है ना। GS पेपर 3 में भी इसका यूज़ कर सकते। ठीक। देन अब क्या है कि जब मानसून होता है उसके बाद ही बुवाई करी जाती, उसके बाद ही हमने खरीफ की फसल बोई जाती। अभी अप्रैल में, जो मार्च अप्रैल है, हमने रबी की फसल काट ली, जो गेहूँ सरसों वगैरह वो काट लिया। अब ये जो मई के बाद जो जून में है, जून के जो मानसून आएगा उसके बाद हम खरीफ की फसल बोएंगे, है ना। तो उसके लिए मानसून होना, अच्छा मानसून होना ज़रूरी है। जैसे इसमें धान, सोयाबीन, कपास, मक्का, दालें, इन सबको उगाते हैं, बहुत सारी दालें हैं। ठीक है, तो उनको यहाँ पर बोया जाता, उनकी बुवाई का ये पीक समय है। ठीक है, तो बारिश अगर नहीं हुई तो वहाँ पे बीज अच्छी तरह नहीं बो पाएंगे, ठीक, तो फसल अच्छी नहीं होगी, क्योंकि फसल को पानी चाहिए, ऑब्वियस बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वो प्रॉब्लम, मतलब एक तरीके से फूड सिक्योरिटी के लिए हम कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि जो मध्य भारत वाला रीजन ना, मध्य प्रदेश, वो सोयाबीन और दलहन का सबसे बड़ा उत्पादन करता है ये क्षेत्र। ठीक है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र। तो यहाँ पे वही देरी हो जाएगी यहाँ पर। अब जो यहाँ देरी होगी तो वहाँ पे जब काटने में देरी होगी, काटने में देरी होगी तो वहाँ पे जो रबी की फसल है उसको लगाने में देरी होगी, क्योंकि कटाई के बाद जो बुवाई होती ना, उसके बीच में हमें क्या, बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ती। ठीक है, खेत पे। गॉट इट। फिर फूड इन्फ्लेशन, जब यार ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, सप्लाई कम रहेगी, तो यहाँ पे खाने पीने के सामान की क्या होगी, कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है, फूड इन्फ्लेशन आ जाएगा। गॉट इट। और उसकी भी ऑब्वियस बात है, सबसे पहले मार किसको, गरीब को झेलनी पड़ेगी। देन जलाशय का स्तर, अब जो भी हमारे जलाशय हैं अधिकतर, वो क्या, किस पे डिपेंडेंट है, जो पानी भरता है वो मानसून से भरता। ठीक है, और फिर बाद में किसके, रबी की फसल के लिए काम में आता, शहरों में पानी पीने के लिए काम में आता। देन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो पनबिजली परियोजना है, उसके लिए काम में आता। तो वही जल स्तर भी कम हो जाएगा अगर मानसून कम रहा यहाँ पर। ठीक है, फिर कंटीजेंसी प्लान, तो सरकार ने क्या यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया अपना, कि भाई यहाँ पर जो भी फसल के लिए फसलवार आकस्मिक योजना है उसको बनाई जाए। जैसे ICAR के तहत एक संस्था है, मतलब जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है ना, ICR, उसके तहत एक संस्था है, जैसे CRAIDA, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, कि जो ड्राईलैंड है उस पर किस तरीके से खेती कर सकते हैं, उस पर रिसर्च करती है ये संस्था। ठीक है, तो वो यहाँ बताया किस तरीके से हम वैकल्पिक फसलों के ऊपर काम कर सकते हैं जो कम टाइम में हो जाती। ठीक है, अगर बारिश में 15 से 20 दिन का, 1 महीना लेट हो रहा है, तो यहाँ पे सूखा पड़ने की स्थिति आ जाएगी, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसी फसल उगाएं जिसमें कम पानी लगे और कम समय लगे। ठीक है, जैसे कि जौ, ठीक है, बाजरा, ज्वार, मूंग, इस तरह की फसलें उगाएंगे तो इससे मिट्टी भी ठीक रहेगी और इनको पानी भी कम चाहिए, और ये गर्मी भी झेल लेती। ठीक है, और ये सूखे में भी उग जाती। सूखे मतलब थोड़ा बहुत पानी चाहिए पड़ता है सूखने के लिए। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया कि ड्राईलैंड फार्मिंग को यहाँ पे बढ़ाना चाहिए। साथ में बीज और संसाधन का प्रबंधन, सरकार ये सुनिश्चित करती है कि इन वैकल्पिक फसलों के बीच राज्य के बीच बीज निगमों के पास पर्याप्त बीज उपलब्ध हों। तो बीज का प्रबंधन करना और संसाधन जो भी सिंचाई के लिए ज़रूरतें हैं, ठीक है, उन चीज़ों का उपलब्ध करना, जब फर्टिलाइज़र है उनका प्रबंधन करना, तो वो सब चीज़ें। ठीक है, जिससे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना, कोई इमरजेंसी आ गया तो हमारे पास सामान उपलब्ध हो। ठीक है, फिर प्रायर मॉनिटरिंग। प्रायर मॉनिटरिंग का मतलब कि बहुत सारी योजना हैं, जैसे जिन
15 से 200 150 से 200 जो जिले हैं वहाँ पर मनरेगा के द्वारा हम काम को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चारा और पानी की व्यवस्था करना ताकि सूखे की स्थिति ना हो। तो इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं किसके द्वारा, जो मनरेगा स्कीम है उसके द्वारा, क्योंकि अब मनरेगा स्कीम का नाम चेंज कर दिया, जी राम जी कर दिया। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे काम है जो हम इन जो योजना है जो गांव के अंदर चल रही उसके द्वारा इन सब चीज़ों से निपट सकते हैं, सूखे से निपट सकते हैं जो प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, देन वही यहाँ पे निष्कर्ष बताया हुआ है कि अब जो कृषि हो गई इस समय जो मानसून चेंज हो रहा वो क्या हो गया, एक तरीके जुए की तरह हो गई, मानसून का जुआ बन के रह गई। ठीक है, तो वो यहाँ पे बताया हुआ है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करने की जरूरत है, उस पर स्विच करने की जरूरत है। जैसे माइक्रो इरिगेशन, जैसे पर ड्रॉप पर मोर क्रॉप का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है ना। ड्रॉट रेजिस्टेंस जो सीड्स है उनका यूज़ करना, और ऐसी फसलें उगाना जैसे ज्वार बाजरा जिसमें न्यूट्रिशन भी अच्छे हों और सूखे में भी उग जाएं, कम पानी में भी उग जाएं, कम समय में उग जाएं, है ना, ऐसी फसलों को उगाना, श्री अन्न कहते हैं उनको हम। तो ये पूरा ताना बाना था इस न्यूज़ का, किस तरीके से मानसून कम रहेगा 35% और उसका क्या असर पड़ेगा एग्रीकल्चर के ऊपर, किसानों के ऊपर, भारत के अलग अलग क्षेत्रों के ऊपर। ठीक है, और मानसून की बता दिया मैंने कि जो साउथ वेस्ट मानसून है वो केरला के तट से टकराता तो दो ब्रांच में बढ़ जाता है, एक इस तरफ, एक जो बंगाल की खाड़ी ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन ब्रांच में ऐसे बढ़ जाता है। गॉट है, फिर ये अरावली के आसपास चलता देन इस तरीके से ऐसे एंटर करता है, जो बंगाल की खाड़ी की ब्रांच है यहाँ से और पानी उठा के जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से मुड़ के इस तरीके से यहाँ पे कहाँ पे जो हमारा सेंट्रल इंडिया है वहाँ पे बारिश करना शुरू करता। यहाँ से भी जो हवाएं हैं वो ऐसे मिल जाती हैं इससे। गॉट इट, तो मानसून वाला जो चैप्टर है बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं कह सकता कि ज्योग्राफी के अंदर जो सबसे टेक्निकल चैप्टर है वो मानसून का चैप्टर है। तो उसको समझने के लिए कम से कम 3 से 3.5 घंटे चाहिए। तो उस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी जो न्यूज़ में था हमने उसके पर्सपेक्टिव से बात करी। ठीक है, ठीक है, जो मानसून जो शब्द है वो मौसम से लिया गया, अरबी शब्द है, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जिसमें हम बात कर सकते हैं। मानसून का मतलब क्या होता, हवाओं का चेंज होना, 6 महीने हवा जमीन से हवा की समुद्र की तरफ, और 6 महीने समुद्र से जमीन की तरफ। तो इस तरीके से यहाँ पे मानसून का चेंज होता है ना। साउथ वेस्ट से दिशा से आता तो हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, दो ब्रांचेस में बढ़ आता। और भी कई सारी चीज़ें हैं, कैसे बनता है ये मानसून, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इसको, कई सारी थ्योरीज हैं इसमें, है ना। और क्या क्या इसके इफेक्ट होते हैं, तो वो सब हम डिटेल डिस्कशन करेंगे किसी मानसून की वीडियो में स्पेसिफिकली। अभी हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक के बारे में, जो है हीट वेव्स एंड ओजोन टुगेदर इंक्रीज द इंडिया कार्डेक। मतलब हीट वेव हो गया और जो ओजोन होती ना, जो सरफेस की ओजोन होती, ठीक है, एक बैड ओजोन होती है, गुड ओजोन होती। गुड ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में है, जो यूवी रेज उनको रोक रही, हानिकारक यूवी रेस को। जो बैड ओजोन है वो कहाँ पर है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर है। तो उस ओजोन को, जो खतरनाक ओजोन है उसको ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी कहते हैं। ठीक है, एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो हीट वेव्स और ओजोन मिलके क्या कर रही हैं, जो हार्ट की प्रॉब्लम है उनको बढ़ा रहे हैं। तो आज इसी चीज़ को समझेंगे, ये मेंस का टॉपिक है ना। जीएस पेपर 2 हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, और इसको हम किस में रख सकते हैं, इसको एक तरीके से हम जीएस पेपर 3 में भी रख सकते हैं। गॉट इट, इन्वायरमेंट के अंदर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो वही अगर डुअल वेव में है, दोहरा खतरा है यहाँ पर कि हीट वेव भी है और सरफेस ओजोन भी है जो जानलेवा है। ठीक है, तो यहाँ पे की फीचर बताएं यहाँ पर कि खतरनाक किस तरीके से, कि उत्तर भारत के अंदर हीट वेव के दौरान जो सरफेस ओजोन बढ़ जाती, उसका जो माइक्रोग्राम मतलब पर मीटर क्यूब में जितने माइक्रोग्राम होती इतने रेंज में होती। लेकिन WHO का जो मानक है वो 70 माइक्रोग्राम होनी चाहिए। तो भारत क्या है, पार कर रहा है, लिमिट को पार कर रहा है यहाँ पर। WHO ने जो लिमिट दी ओजोन की एनवायरनमेंट के अंदर, उसको पार कर रहा, तो ये प्रॉब्लम बढ़ रही है हमारे लिए। ठीक है, तो मृत्यु दर यहाँ पे बढ़ रही, देन हीट वेव भी आ रही, देन उसके बाद ओजोन भी हो रहा है। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है। तो यहाँ पे वही यहाँ पे हृदय जो कार्डियक अरेस्ट होते हैं ना, उससे भी कई सारी प्रॉब्लम हो रही है ना, कई लोगों की डेथ हो रही। तो ये सब तो नहीं पूछेगा यूपीएससी, ये सब तो नहीं पूछेगा कि कितने लोग की डेथ हुई वगैरह वगैरह। हाँ, ये जरूर पूछ सकता है ना, कि हमारी लिमिट पार हो गई इससे, WHO का कि क्या स्टैंडर्ड है, क्या उसकी वैल्यू है, तो वो सब, क्योंकि अब इस तरह के क्वेश्चन में जा रहा। फिर बताया कि ओजोन दो टाइप की होती है, गुड ओजोन जो कहाँ पे होती, जो यूवी रेस को रोकती अर्थ तक आने से, है ना, सरफेस तक आने से। कहाँ के लिए, मतलब जो रोकती है यूवी रेस को, हानिकारक यूवी रेस को रोकती है। ये कहाँ पे होती है, ये स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, यानी कि यहाँ से 18 किलोमीटर ऊपर, 15 किलोमीटर ऊपर एक लेयर है जो ओजोन लेयर कहते हैं। ठीक है,
स्ट्रेटोस्फेयर में रहती वो, ठीक है। देन उसके बाद 15-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है। माफ़ करना मुझे, यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज़, ये चीज़ 25 किलोमीटर समथिंग ऊपर है। कितने? 25 किलोमीटर। जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर है, 25 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है। देन उसके बाद एक बैड ओजोन होती। बैड ओजोन वो जो हमारे यहाँ पे क्या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, जैसे कि दो रिएक्शन है, जैसे अभी नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे आपने सुना वो कई सारे थिनर होते है ना, ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसमें खुशबू आती है ना, पेंट्स हो गए रिफाइनरी से के अंदर, तो उसमें जो खुशबू आती ना, और पेट्रोल को भी कभी देखोगे आप तो यहाँ पे क्या ऐसा दिखता, उड़ता हुआ दिखाई देता है ना, तो उन्हीं को हम कहते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड से जब ये रिएक्शन करते हैं तो ओजोन गैस बनती, ठीक है। और सनलाइट की प्रेजेंस में काम होता ही है, और गर्मी ज़्यादा हो गई तो ये रिएक्शन और तेज हो जाती। तो हीट वेव की कंडीशन में, हीट वेव यानी हीट वेव की कंडीशन में ये चीज जो क्रिया हो रही है इनके बीच में, वो और तेज हो जाती, तो और बड़ी प्रॉब्लम बनती है। इसको भी समझते हैं अपन। तो बैड ओजोन के बारे में समझ लिया हमने, कहाँ पे होती? झोप मंडल। झोप मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर में, मतलब जो हमारी जो सबसे निचला सतह है, निचला मंडल है, ठीक है। तो जहरीली होती है, इंसान को प्रॉब्लम देती, ठीक है। कई सारी फेफड़ों को भी प्रॉब्लम कर सकती, सूजन कर सकती फेफड़ों में, और भी कई सारी चीज़ें, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरीके से डेडली कॉम्बिनेशन बनता है यहाँ पर, कि जब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है तो इनकी जो रिएक्शन है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की, वो रिएक्शन तेज हो जाती। तो ओजोन जो है, जो बैड ओजन है, वो सरफेस वाली ट्रोपोस्फेरिक ओजन, वो और बनने लगती है ना, क्योंकि ये दो कंपाउंड के मिलने से बन रही, इसलिए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। कैसा पॉल्यूटेंट है ये? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ठीक है। रुकी हुई हवा। अब हीट वेव में क्या होती है, धीरे धीरे हवा चलती, तो जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, और वहीं पे कंसंट्रेशन बढ़ जाता, तो वहीं पे ओजोन भी बनना शुरू हो जाती, तो वहीं पे ओजोन का भी कंसंट्रेशन बढ़ जाता, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम देती फिर हमें जब हम इनहेल करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। फिर कार्डियक डेथ के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरीके से हीट स्ट्रेस, इसको समझो। जब हीट स्ट्रेस का मतलब कि क्या है, जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारा जो शरीर है वो तापमान को नियंत्रित करता है, तो कूल डाउन करने की कोशिश करता है। तो जो त्वचा की ओर से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको बढ़ा देना, ठीक है। खून पंप करने में मेहनत लगती, तो यहाँ पे हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता, ठीक है। फिर ओजोन जो है वो फेफड़ों की सूजन बढ़ा देता, जैसे बताया मैंने, बैड ओजन। तो और खून में घुलने से भी रोकता, तो जो हार्ट होता तो उसको और काम करना पड़ेगा। ऐसे करते करते क्या होता, हार्ट फेलियर हो जाता। इसी को कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। संयुक्त प्रभाव, एक तरफ गर्मी के कारण दिल दिल पर पहले से ही अधिक काम का दबाव है, दूसरी तरफ ओजोन ने और यहाँ पे क्या ऑक्सीजन मिल नहीं रही, तो यहाँ पे क्या दिल और तेज काम करेगा। इस स्थिति में जो कमजोर दिल वाले लोग हैं, जैसे बुजुर्ग हो गए, ठीक है, वो उनको क्या होता, एक हार्ट अटैक की कंडीशन बनती, कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन बन जाती यहाँ पर, और उनकी डेथ हो जाती। तो यहाँ पे वही बताया हुआ है पूरा पूरा। और ट्रैप पॉइंट यहाँ पे वही सब है कि प्रीलिम्स के पॉइंट कह सकते हैं कि सरफेस ओजोन वाहनों के एग्जॉस्ट से सीधे निकलती है, नहीं प्राथमिक गैस तो नहीं है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है जैसे बताया मैंने, क्योंकि दो के चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बन रही, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इनके मिश्रण से बन रही है। तो एज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट है ये। AQI की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता, उसके अंदर है क्या, ये शामिल है? तो हाँ, AQI के अंदर आठ प्रदूषक हैं, 8 पॉल्यूटेंट हैं AQI के अंदर, तो ओजोन भी उनमें से है। 8 कौन कौन से हैं? जैसे कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, PM2.5, PM10, 4 ही हो गए। फिर लेड, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन, ये 8 पॉल्यूटेंट, नॉक्स, सॉक्स, PM2.5, PM10, देन उसके बाद ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड एंड अमोनिया। तो ये 8 पॉल्यूटेंट हैं, AQI के अंतर्गत आते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे अपन, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि सर्दियों में सरफेस ओजोन का स्तर सबसे अधिक होता है, गलत। गर्मियों में अलग होता, गर्मियों में ज़्यादा होता है इस चीज़ का, है ना, कथन दिया कि गर्मियों में हीट वेव भी आ जाती है, और टेम्परेचर होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, उनकी जो रिएक्शन है नाइट्रोजन के ऑक्साइड की और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो बढ़ जाती, तो ओजोन ज़्यादा से ज़्यादा बनती, ठीक है। फिर आगे की रहा वही सब है यहाँ पर कि हीट एक्शन प्लान में चेंज करना चाहिए, है ना, वायु गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए वगैरह, इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है हम हीट वेव का देते, साथ साथ हमें क्या देना चाहिए, जो खतरनाक गैसेस हैं उनका भी अर्ली वार्निंग सिस्टम साथ साथ में दे देना चाहिए, है ना, जो हृदय रोगी हैं खासकर उनके लिए, कि घर से बाहर ना निकलें, है ना, घर में ही रहें, तो वो सब। फिर मूल प्रदूषक की
सरफेस ओजोन को रोकने के लिए एक तरीके से हमें जो ये हैं आपके इनके उत्सर्जन को कम करना पड़ेगा, है ना। तो जो वाहन चल रहा है उसमें BS6 के जो नियम है, जो भारत स्टैंडर्ड 6 है, जो गाड़ियों के लिए नियम है, तो उसको हमें मजबूत करना पड़ेगा, सख्त करना पड़ेगा। तो वो यहाँ पे बताया कि किस तरीके से हम प्रदूषण पर नियंत्रण पा सकते हैं, है ना। और अर्ली वार्निंग सिस्टम में किस तरीके से हम ओजोन और भी कई सारी गैसेस हैं उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हीट वेव जो है के लिए एक्शन प्लान जो है सरकार का, तो उसमें चेंज कर सकते हैं, है ना। उसमें वायु गुणवत्ता का जो अलर्ट है उसको भी हम ऐड कर सकते हैं, है ना। वो सब चीज़ें यहाँ पर एक वे फॉरवर्ड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और जो हम ये भी कह सकते हैं कि जो AI है उसका यूज़ यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे मेंस के लिए टॉपिक था, उसके बाद हमने बात कर ली। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है, अगेन ये भी मेंस के लिए है। ये कहाँ पे काम में आएगी, GS पेपर 2 के अंदर काम में आएगी, जो सोशल जस्टिस वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वहाँ के काम में आएगी। तो यहाँ पे जो रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं ना, जो जैसे कि जो डिसेबल बच्चे होते हैं या जिनके माँ बाप काम पे जा रहे हैं, तो वो बच्चों को छोड़ देते सेंटर में कि आप देखभाल करना, हम शाम को ले जाएंगे, मतलब इस तरीके से 1 महीने में ले जाएंगे वगैरह, जो भी हो, जैसा भी दिन डिसाइड करें वो, कि सुबह छोड़ के शाम को ले गए या 1-2 दिन में ले गए। तो वो रिहेबिलिटेशन सेंटर होते, तो उन्हीं के बारे में बात करी गई यहाँ पे, उसी की न्यूज़ थी। तो उस न्यूज़ को समझ लेते हैं कि भारत के जो मुख्य CJ हैं सूर्यकांत जी, और यहाँ पे जस्टिस V मोहन की जो पीठ बैठी, उसने एक PIL को सुना, है ना। उसका मुद्दा था प्रायोरिटी, किस तरीके से जो केंद्र और राज्य सरकार नोटिस जारी किया, इसके लिए ये जो खबरों में बनी हुई चीज़ है कि जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखा जाता, लेकिन वहाँ पे क्या अमानवीय व्यवहार, अयोग्य कर्मचारियों की नियुक्ति, है ना, कोई नियमों में सख्ती ना होना, जो नियम है वो उनका तरीके से पालन ना हो रहा, तो उसके ऊपर यहाँ पर एक PIL को सुना, ठीक है। तो इसी के ऊपर यहाँ पे बातचीत करी और उसमें चिंता व्यक्त करी और इन चीज़ों को ठीक करने की बात करी। तो यहाँ पे वही यहाँ पर हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चिंताएं क्या हैं इसकी, कि अवैध संचालन, पंजीकरण का अभाव, अभी भी जो भी रिहैबिलिटेशन सेंटर चल रहा है उनका अधिकतर जो भी सेंटर चल रहा है उनका पंजीकरण नहीं है, बहुत से तो अवैध चल रहे हैं, है ना, इलीगली देश में वो चल रहा है, उनका रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। और उसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको शिक्षा, वो प्रशिक्षण नहीं है, स्किल नहीं है, किस तरीके से थेरेपी दी जाती, उनके पास कोई डिप्लोमा नहीं है, डिग्री नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। आप थेरेपी लेने जा रहे हैं, मान लो सामने वाले के पास योग्यता नहीं है, तो आप क्या क्या करोगे। तो इस तरीके से रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो भी कर्मचारी हैं उनको योग्यता की कमी है, डिग्री नहीं है, अपने मन से मतलब कैसे भी काम कर रहे हो, तो इनमें नियमों की सख्ती करना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि ये जो मुद्दे हैं बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास से जुड़े हुए हैं, इससे उनके शारीरिक विकास पे, मानसिक विकास पे खतरा पड़ेगा, है ना, उनके जो विकास है उसको खतरा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अमानवीय व्यवहार की घटनाएं देखी गई, ठीक है। जैसे यहाँ पे वही बताया कि याचिका में मीडिया और बाल कल्याण कमेटी जो है CWC की रिपोर्ट का हवाला दिया कि जिससे जो स्पीच थेरेपी के नाम पर 3 साल के बच्चे को कुर्सी से बांधा गया, तो उसके लिए अपमानजनक स्थिति है। अब 3 साल का बच्चा ठीक है, लेकिन उसके जो माइंड पे क्या असर पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे देखी गई कि अमानवीय व्यवहार, ये तो एक केस है, ऐसे कई सारे हजारों केसेस होते होंगे जो सामने नहीं आते, है ना। कई तरीके का शोषण होता होगा, दुर्व्यवहार होता होगा, अमानवीय घटनाएं होती होंगी जो सामने नहीं आती, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे PIL सुनी गई। फिर उसके बाद फीस, शोषण, योग्यता और सुविधा के ना होने के बावजूद भी जो अभिभावक होते, मजबूरी का अभिभावक जो होते हैं, जो देते हैं बच्चों को कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना, उसका फ़ायदा उठाकर कई अच्छी खासी फीस वसूल रही है लोग, भारी रकम वसूली जा रही, तो उस हिसाब से फैसिलिटीज़ दे नहीं रहे वो, ठीक है। अवैज्ञानिक उपचार, बच्चों की विशेष स्थिति को देख के यहाँ पे आकलन करना चाहिए ना, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए, है ना। जैसे कि डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म, इनका अलग कॉन्सेप्ट होगा, और जो अलग बच्चे हैं तो मतलब हर बच्चे की कैटेगरी अलग होनी होती, इन सबको एक ही समूह में रखते। तो वही यहाँ पे बताया कि अवैज्ञानिक थेरेपी की दिए जा रहे हैं ये लोग, तो वही यहाँ पर किस तरीके से चिंताएं हैं उसके बारे में हमने बात करी। फिर उसके बाद सेफ गार्ड के बारे में कोई सारे अधिनियम में कई सारे कानून हैं, ठीक है। तो वही यहाँ बताया कि किस तरीके से जो कानूनी ढांचा है भारत के अंदर इनके सेफ गार्ड के लिए, उस पर बात करते हैं, ठीक है। जैसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का एक्ट है ये, उसकी धारा 50, अगेन धारा की याद नहीं करनी, बस पता होना चाहिए कि जो भी यहाँ पर रिहैबिलिटेशन सेंटर खोल रहा,
स्थापित करना चाहता है उसके लिए पहले पंजीकरण होना ज़रूरी है, एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, नहीं तो नहीं खुल पाएगा वो। ठीक है? फिर उसके बाद भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 का ही है। तो इस कानून में ये अनिवार्य कर दिया केवल वही व्यक्ति पुनर्वास पेशेवर यानी कि थेरेपिस्ट बन सकता, रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल बन सकता, जिसके पास आरसीआई जो है उससे मान्यता प्राप्त हो, उसको रजिस्टर कराना ज़रूरी है। ठीक है? धारा 13 ये कहती, इसी की धारा, अब धारा वगैरह याद नहीं रखना अपने को, लेकिन पता होना चाहिए, यदि कोई अपंजीकृत व्यक्ति प्रैक्टिस करता हुआ पाया गया तो दंडनीय अपराध है, उसके लिए जेल, जुर्माना सब कुछ है ना? तो वही यहाँ पर कि नियमों की अनदेखी ना हो बस। ठीक। देन उसके बाद तीसरा है कि 2017 का एक्ट है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम। तो ये कानून राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरणों की स्थापना और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए न्यूनतम गुणवत्ता मानक तय करना अनिवार्य बनाता है, लेकिन अधिकांश राज्यों में अभी तक ऐसे मानक कोई लागू ही नहीं हुए। तो इस एक्ट को भी अच्छी तरह स्टेट के अंदर लागू नहीं किया गया कई स्टेट में, तो वो यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है? देन आगे की राह बहुत सिंपल सी है, सेम सेम चीज़ें कि लाइव नेशनल डैशबोर्ड बना दो। अब हर चीज़ डिजिटल होती आ रही है आज के ज़माने में, तो इसको भी डिजिटल कर दो, है ना? जैसे हमें पता तो चल रहा है कि क्या क्या घटनाएं हो रही, क्या क्या चीज़ें रही, कितना उनका डेटा है। तो वो ये देश के सभी मान्यता प्राप्त और कानूनी रूप से जो पुनर्वास सुविधाएं चल रही, जो सेंटर चल रहे, उनका डिजिटल डैशबोर्ड तैयार कर दो, है ना? ताकि जो माता पिता अपने बच्चे को छोड़ के गए हैं उसको क्या मिल सके, उनके माता पिता को सही जानकारी मिल सके। गॉट इट? फिर एनुअल ऑडिट, अब हर साल क्या करो, ऑडिट करो, इनकी जो भी आपकी रिपोर्ट्स आ रही हैं उनको ऑडिट करो, रिपोर्ट बनाओ, उसको बड़े बड़े जो मंचों तक पहुंचाओ, ऊपर तक पहुंचाओ, मंत्रालय तक पहुंचाओ, ताकि और भी जो योजनाएं हैं, कानून है, उसको बनाने में आसानी रहे, है ना? कि यहाँ पे बुनियादी ढांचे की कमी है, यहाँ ये उपकरण की कमी है, यहाँ पे ये कर्मचारियों की कमी है, तो उसको ऑडिट करना ज़रूरी है ताकि भविष्य में और अच्छी योजना बन पाए। ठीक है? फिर व्यक्तिगत देखभाल, जैसे कि बताया कि हर व्यक्ति की नीड अलग अलग होती, कोई किसी बीमारी से, कोई किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा, है ना? तो वही वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाए, है ना? इंडिविजुअलाइजेशन करा जाए उसका, कि प्रत्येक बच्चे के लिए उसी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार एक वैज्ञानिक देखभाल योजना बनाना ज़रूरी है। तो वही यहाँ बताया हुआ है। ये आगे की राह होगी, निष्कर्ष के बारे में यहाँ पे देख लेना, ये बहुत बेहतरीन डेटा दिया कि 2011 की जो जनगणना थी उसमें लगभग लगभग 2.5 करोड़ लोग, डब्ल्यूएचओ के अनुसार 15% आबादी किसी ना किसी विकलांगता का शिकार थी भारत के अंदर। अब विकलांगता वो शारीरिक भी हो सकती, मानसिक भी हो सकती। ठीक है? तो वो यहाँ बताया कि संविधान का जो आर्टिकल 21 है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। आर्टिकल 14 बात करता है इक्वलिटी के बारे में, है ना? इसी के तहत, इन्हीं दोनों आर्टिकल के तहत बात करिए कि विकलांग बच्चों को उचित देखभाल, चिकित्सा का भी अधिकार प्राप्त है, होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम सरकार को यह याद दिलाता है कि दिव्यांग बच्चों के लिए अधिकार केवल कागजी नहीं हो, बल्कि उसको ज़मीनी तौर पर भी उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, है ना? ज़मीनी स्तर पर भी इम्प्लीमेंटेशन हो, उसको अनिवार्य बनाती ये रिपोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट की जो भी पीआईएल का फैसला था। ठीक है? तो ये पूरा पूरा डिस्कशन कर लिया हमने। गॉट इट? फिर उसके बाद एक न्यूज़ और है यहाँ पर। अब ये 12 जून की न्यूज़ है ना? अभी की न्यूज़ नहीं है, 12 जून की न्यूज़ है। ऐसा द हिंदू के अंदर मेन मेन चीज़ मुझे मिली नहीं, जो मेन खबर मिली थी वो मैंने बता दिया आपको। जैसे G7 बहुत बड़ा मुद्दा था, मानसून बहुत बड़ा मुद्दा था। ठीक है? उसके बारे में बात करी हमने। अब 12 जून की खबर इसलिए ले ली कि हाँ ठीक है, थोड़ा और एक्स्ट्रा मिल जाए चीज़ें, जो चीज़ कवर नहीं हुई उसको भी हम कवर कर लेते हैं। तो हैदराबाद की एक जो भरतनाट्यम की डांसर हैं, तो क्या नाम है उनका, राजेश्वरी साईनाथ, तो उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है? तो यहाँ पर एक संगीत नाटक अकादमी है, और इसका जो पुरस्कार है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, वो न्यूज़ में आ जाता है हमारे यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए। ठीक है? आईएएस प्रिपरेशन के लिए। तो स्थापना की बात करेंगे, जो ये अकादमी है उसको 1952 में भारत सरकार ने स्थापित करा, शिक्षा मंत्रालय ने। उस समय शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय अलग अलग नहीं थे, एक ही था, लेकिन अब संस्कृति मंत्रालय को अलग कर दिया। तो जब संगीत नाटक अकादमी है वो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत चला गया। ठीक है? लेकिन उस समय शिक्षा मंत्रालय ने ही बनाया था वो। अभी किसके अंडर में है? संस्कृति मंत्रालय के अंदर में, ऑब्वियस बात है। तो उसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे पीवी राजमन्नार। 1953 में प्रथम जो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्होंने इसका विधिवत उद्घाटन किया। ठीक है? ठीक। देन फिर इसको, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है, ना ही वैधानिक है, बस केवल क्या है, 1800 का जो सोसाइटी का एक्ट है, सोसाइटी पंजीकरण एक्ट, तो उसके अंदर अंतर्गत ये रजिस्टर्ड है ना? गॉट इट?
फिर नोडल एजेंसी जैसा बताया कि ये किसके अंतर्गत है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत क्या है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है। इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो नई दिल्ली में, ऑब्वियस बात है, ठीक है। देन क्या क्या काम करता है ये, क्या फंक्शन है इसके, तो अमूर्त संस्कृति जैसे डांस हो गया, है ना, म्यूजिक हो गया, जो नाट्य कला हो गई, ठीक है, उनको संजो के रखना, उनका संरक्षण करना और उनको बढ़ाना, उनकी ग्रोथ करना। फिर कला के क्षेत्र में अनुसंधान करना, कला के क्षेत्र में जो भी किताबें छपी हुई हैं उनको लोगों तक पहुंचाना, उसका प्रचार करना, है ना, प्रकाशन करना उसका। देन उसके बाद जो भी सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, जो इन सब चीज़ों, जो भी क्लासिकल डांस है, क्लासिकल म्यूजिक है, या जो भी हमारी संस्कृति की चीज़ें हैं, चाहे डांस हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे कोई कला हो, नाट्य की, तो उसके लिए ग्रांट देता है ना, वित्तीय सहायता प्रदान करता है। और काम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत की जो कलाएं हैं उसको रिप्रेजेंट करता है ना, उसको फैलाने का काम करता है, उसका प्रचार का काम करता है ये। गॉट इट। देन उसके बाद एक नोट दिया यहाँ पर कि जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है ना, दिल्ली में है शायद ये, तो 1959 में जो संगीत नाटक अकादमी है उसी के द्वारा यहाँ पे बनाया गया था। फिर 1975 में इसको एक स्वतंत्र इकाई बना दिया गया, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, है ना। इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल यूपीएससी। अब यूपीएससी पहले स्पोर्ट के क्वेश्चन नहीं पूछता था, अब स्पोर्ट के भी क्वेश्चन पूछ रहा वो, है ना। क्या पता अगले साल फीफा वर्ल्ड कप से आ जाए एक आध, तो इस सब के बारे में हमें ध्यान रखना। अब स्पोर्ट्स से पूछा तो वो इन सब जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है इन सब में भी आ सकता है, ऑब्वियस बात है ये, ठीक है, पूछता है वो सब। अवार्ड के बारे में, ये जो अकादमी है कौन कौन से अवार्ड देती, जैसे एक फेलोशिप का अवार्ड है, 40 साल तक मतलब जीवित व्यक्ति के लिए सीमित है ये। यह अकादमी द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यह है किसी भी समय केवल 40 व्यक्तियों को ही दिया जाता है, माफ करना मुझे, 40 व्यक्ति को दिया जाता है किसी भी एक टाइम पीरियड में, ठीक है। फिर उसके बाद संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, जो राजेश्वरी जी है ना, उनको यही पुरस्कार पुरस्कार मिला। संगीत, नृत्य, ठीक है, रंगमंच, लोक कला, कठपुतली, कठपुतली होती है ना, जो हाथ में वो कठपुतली को नचाते हैं, वो रस्सियों से भी नचाते, लकड़ी से भी नचाते, तो उसके अंदर भी यहाँ पे ये पुरस्कार दिया जाता है। अभी किसको, भरतनाट्यम में जो डांसर हैं राजेश्वरी जी, उनको दिया गया। फिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार, 40 वर्ष के कम युवा को कला के क्षेत्र में अच्छा प्रोत्साहन देने के लिए, ठीक है, ये दिए जाती है सब चीज़ें। गॉट इट। देन उसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ, जैसे कि वो जो हमारे भरत मुनि हैं, भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसके अंदर 8 नृत्यों के बारे में बताया। 8 नृत्य नहीं, मतलब जो क्लासिकल डांस है उसके बारे में भरत मुनि का जो वेद है, वनो वेद कह रहा मैं, भरत मुनि का जो शास्त्र है, नाट्य शास्त्र, वहाँ से हमें पता चलता है ना। तो 8 नाट्य शास्त्र हैं, अरे क्या बोल रहा मैं, 8 क्लासिकल डांसेस हैं, जैसे भरतनाट्यम, कथक, कथकली, है ना, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम। अब जो संस्कृति मंत्रालय है वो संस्कृति मंत्रालय छऊ को भी 9वां क्या शास्त्रीय नृत्य मानती, लेकिन संगीत नाटक जो अकादमी है केवल और केवल 8 को ही क्लासिकल डांस मानती, ठीक है, छऊ को क्लासिकल डांस नहीं मानती, ठीक है। तो यहाँ पे बताया कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश जो उत्तर भारत है वहाँ का, कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ठीक है, उड़ीसा का, ओडिसी ओडिसी, मणिपुरी जो है मणिपुर का, मोहिनीअट्टम केरल का, तो केरल के 2 हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। कथकली वो जिसमें वो चेहरे पे वो रंग लगाते हैं, है ना। गॉट इट। तो इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे फिर कभी। और एक यहाँ पर एक सतरिया है असम का, जो आचार्य शंकरदेव ने स्टार्ट करा था, ठीक है। वहीं जो असम का जो फोक म्यूजिक, फोक डांस है, उसको कॉम्बिनेशन करके। फिर ट्रैप पॉइंट यानी कि प्रीलिम्स के पॉइंट यहाँ पर मिल जाएंगे अपन को। तो क्या संगीत नाटक अकादमी के अनुसार केवल 8 हैं, तो हाँ बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जो संस्कृति मंत्रालय बताया कि छऊ को भी एक क्लासिकल डांस मानती है, तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत 9 क्लासिकल डांस माने जाते और संगीत नाटक अकादमी के अंतर्गत 8 क्लासिकल डांस माने जाते, इसको ध्यान रखना। जैसे मान लो क्वेश्चन आ भी गया ना कभी, तो वही रेफरेंस देगा कि किसके अनुसार। अगर आप संस्कृति मंत्रालय के अनुसार पूछ रहे तो 9 होंगे, वरना उस अकादमी के अनुसार पूछ रहे तो 8 होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये दिया हुआ यहाँ पर कि यह संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित वैधानिक निकाय है, नहीं। अभी हाल में हमने देखा ये तो 1860 का जो सोसाइटी एक्ट है उसके द्वारा पंजीकृत है, ना ये कोई कानून बना के है ना कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो ये सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। मंत्रालय, मंत्रालय सूचना प्रसारण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय नहीं। कौन सा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय है यहाँ पर। कौन सा मंत्रालय भैया, संस्कृति मंत्रालय।
सूचना प्रसारण मंत्रालय नहीं, ठीक है। कौन सा मंत्रालय? संस्कृति मंत्रालय। और ये पूरा का पूरा हमने डिस्कशन कर लिया 17 जून के करंट अफेयर्स का, ठीक है। इस वीडियो में केवल इतना ही, है ना। तो बेहतरीन से बेहतरीन जो है कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हिंदी में। अब हिंदी में द हिंदू की जो पहल है वो मैंने ही स्टार्ट करी, कोई नहीं पढ़ाता द हिंदू को हिंदी में, और इतने डिटेल में शायद ही कोई समझाएगा यूट्यूब के अंदर, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।